हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे अच्छा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट वो कौन सा है बच्चों? निबंध लेखन के बारे में हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। निबंध गद्य साहित्य की प्रमुख विधा है कि निबंध जो है बच्चों हमारे जो हम गद्य साहित्य लिखते हैं उसकी सबसे प्रमुख जो है विधा है। एक अच्छे निबंध में विषय का सहायक प्रतिपादन, भाषा का प्रांजल रूप और लेखक के व्यक्तित्व की छाप, ये तीनों हमारी विशेषताएं जो है बच्चों हमारी इसमें पाई जाती है निबंध में। निबंध का अर्थ होता है बच्चों भली भांति बंधी हुई रचना। इसके वाक्य सुसंबंधित होते हैं। निबंध की भाषा हमारी बच्चों विषय अनुकूल होती है कि जो आपका विषय होता है बच्चों उसके अनुकूल हमारी जो है निबंध की भाषा होती है। निबंध को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए हम उद्धरणों, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सूक्तियों, ऐसी इन सभी चीज़ों का हम क्या करते हैं बच्चों? प्रयोग करते हैं। यहाँ उदाहरण स्वरूप कुछ निबंध बच्चों आपको दिए जा रहे हैं, इन्हें आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों? निबंध में पहले पैराग्राफ में उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर हम बीच में उसके जो महत्वपूर्ण है या किस चीज़ की वजह से उसका यूज़ है या क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लिखेंगे, और एंड में बच्चों हम उसमें एक कंक्लूजन लिख देते हैं और बीच में हम उसमें कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ का प्रयोग करते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हमारे पहले निबंध को। साहित्य समाज का दर्पण है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज के बिना जीवित नहीं रह सकता। समाज का उस पर और उसका समाज पर प्रभाव पड़ता है। साहित्यकार भी समाज में रहता है। वह समाज से प्रभावित होता है और समाज को ही प्रभावित करता है। वह अपने समय के समाज के विचार अपनी रचना में व्यक्त करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। प्रत्येक साहित्यकार को उसका समाज और काल प्रभावित करते हैं। वह उनकी अपेक्षा नहीं कर सकता। हिंदी साहित्य में इतिहास का दृष्टिपात करते समय यह बात स्पष्ट हो जाता है कि हर युग के कवियों, नाटककारों व लेखकों को अपने समय एवं समाज से प्रेरणा लेकर साहित्य की रचना की है। प्रत्येक युग की परिस्थितियों का साहित्यकार पर जो प्रभाव पड़ा है वह उसने अपने साहित्य में अभिव्यक्त कर दिया है। अब बच्चों इसमें हमें क्या बताया गया है कि मनुष्य समाज के बिना और समाज मनुष्य के बिना जो है वो नहीं रह सकता है, और साहित्य का हमारे जीवन में कितना ज़्यादा जो है हमारा हर युग में कवि, नाटककार, ये सभी हमारे जो है क्या करते हैं बच्चों? प्रेरणा लेकर इन्हें साहित्य ने ही रचना दी है। हिंदी साहित्य का आदिकाल जिसे वीरागथा काल कहते हैं, वीरागथा काल कहते हैं बच्चों से, युद्धों और आश्चर्यदाताओं की प्रस्तुतियों से भरा हुआ है कि जो हमारे बच्चों जो हमारे महान जिन्होंने हमारे लड़ाई की है वो फ्रीडम फाइटर जो है उनकी वजह से हमारा जो पूरा जो हमारा पूरा का पूरा भूतकाल है उन सब की ही हमारी महान देनों की वजह से भरा हुआ है। भक्ति काल में कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास जैसे भक्त कवियों ने भक्ति भावना को ओतप्रोत साहित्य का सृजन किया है। रीति काल में साहित्य में तत्कालीन विलास प्रियता की भावना अभिव्यक्त हुई है। आधुनिक काल में जो साहित्य लिखा गया है वह देश प्रेम और चेतना भरने की भावना से परिपूर्ण था। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा की ये पंक्तियां मातृभूमि के प्रति देशभक्तों को प्रेरणा प्रदान करती है। बच्चों में क्या बोला गया है कि जैसे सूरदास जी और हमारे कालिदास जी थे, कबीर जी थे, इन सब के दोहों ने भी हमारे जो है साहित्य में और जो है चार चांद लगा दिए गए हैं। फिर बच्चों ये हमें कविता जो है वो बताई गई है, कविता के दो हमें पंख जो है वो बताए गए हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं बच्चों। मुझे तोड़ लेना वन माली, उस पथ पर देना तुम फेख, मातृभूमि पर शीशा चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। क्या बोल रहे हैं बच्चों? बोल रहे हैं कि मुझे तोड़ देना वन के माली, मुझे उसी पथ पर तुम जो है फेंक देना जहाँ पर मातृभूमि के जो हमारे वीर हैं जिन्होंने अपने जो है क्या कर रहे हैं बच्चों, जिन्होंने अपने शीश जो है वहाँ चढ़ाए हैं, वहीं पर तुम मेरे इन फूलों को जो है, मेरे इन शाखाओं को फेंक देना। निराश भारतीयों में एक नया विश्वास, नई चेतना जगाने के लिए जिन साहित्यकारों ने योगदान दिया उनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र और मैथिली पूर्ण गुप्त प्रमुख है। ज्ञान रचना से रक्षित कोश का नाम साहित्य है। क्या बोला गया है बच्चों कि ज्ञान जो है, ये ज्ञान राशि जो है उसमें हमारा साहित्य जो है वो सबसे ऊपर जो है माना जाता है। और ये हमारे कुछ लेखक है बच्चों जिन्होंने साहित्य में अभी हमारा योगदान दिया है। यह साहित्य किसी भी देश, जाति अथवा समाज की सभ्यता और संस्कृति का चित्रण करता है। प्रत्येक युग का श्रेष्ठ साहित्य और अपने प्रगतिशील विचारों को, भावनात्मक संवेदनाओं को एक स्वरूप प्रदान करता है। साहित्यकार युग का चित्रकार होता है कि जो साहित्यकार है बच्चों वो हमारे इस युग का भी चित्रकार होता है कि वो जैसे साहित्य लिखेगा वैसा ही हमारा युग जो है, हमारी पीढ़ी जो है आगे बढ़ेगी। उसके साहित्य में अपने समाज का जीवन स्वदपन विद्यमान होता है। वह अपने साहित्य में जहाँ अपने समाज में व्यापक दोषों एवं अंधविश्वासों पर प्रहार करता है वहाँ वह
वस्तु स्थिति का विवेचन करते हुए अपने कारणों का विवेचन करता है और श्रेष्ठ मांग की ओर संकेत करता है, फिर भी हम कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है। अब उन्होंने बताया है बच्चों कि वो जो हमारा जो एक श्रेष्ठ मार्ग की ओर जो है साहित्य लिखने वाले समाज जो है वो हमारा संकेत करते हैं, और इसी वजह से हम कहते हैं कि साहित्य हमारा क्या है बच्चों, समाज का दर्पण है। उसके बाद आता है बच्चों हमारा अगला निबंध, वो है हमारा किस पर बच्चों, वेरी गुड, देशाटन पे। तो सबसे पहले बच्चों हमें यहाँ पे एक दो पंक्तियाँ दी गई हैं। सैर कर दुनिया की गालिब जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी घर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। अब बच्चों हमें क्या बोला गया है कि जो अपनी ज़िंदगी है उसमें आपको दुनिया की सैर कर लेनी चाहिए। अगर आप जिंदगानी फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगी, और अगर आपको जिंदगानी मिल भी गई तो आपको ये जवानी दोबारा थोड़ी मिलेगी। मानव मन सदैव परिवर्तन का इच्छुक रहता है। जब वह एक ही स्थान पर रहकर ऊब जाता है तो उसकी इच्छा होती है कि वह अपने मन में बदलाव के लिए कहीं और जाए। वास्तव में भ्रमण का मानव जीवन में बहुत महत्व है, हमारे लिए वरदान स्वरूप है। क्या बोला गया है कि मानव जो है एक जगह से जो है वो ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं, इसलिए उन्हें दूसरी जगह जाना है। तो इसलिए वो जो है ये हमारा क्या है, एक वरदान की तरह कि हम दूसरी जगह जा सकते हैं। देशाटन जो है बच्चों वो हमारे दो शब्दों से बना है, देश प्लस आटन। देश का मतलब है बच्चों हमारा स्थान, आटन का मतलब है भ्रमण, कि इस प्रकार देश विदेश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करना हमारा देशाटन कहलाता है। कि बच्चों जब आप एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं वो हमारा देशाटन होता है। मनुष्य जीवन में परिवर्तन और विविधता लाने के लिए देशाटन करता है। इसे न केवल मनोरंजन ही होता है बल्कि ज्ञान अर्जन भी होता है। कि बच्चों आप जो है एक देश से दूसरे देश में घूम रहे हैं, इससे आपका सिर्फ मनोरंजन नहीं हो रहा, आपके अंदर ज्ञान जो है वो भी बच्चों अर्जित हो रहा है। मनुष्य प्राचीन काल से ही अति भ्रमणशील रहा है। उस समय देशाटन की पर्याप्त सुविधा का अभाव था, क्योंकि आवागमन के समय इतने सुलभ नहीं थे। फिर भी लोग पैदल, घोड़े, बैलगाड़ी इत्यादि से भी भ्रमण किया करते थे। इन यात्राओं में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। रास्ते में कभी कभी चोर लुटेरे लूट लिया करते थे, परंतु जैसे जैसे सभ्यता विकसित हुई देशाटन के विविध साधनों का विकास होता गया। आज यातायात के अनेक आधुनिक साधन, मेट्रो, रेल, वायुयान, जलयान आदि सब हमारे उपलब्ध हैं। कम समय में मनुष्य अधिक दूर तक यात्रा कर सकता है। अब हमें क्या बोला गया बच्चों कि प्राचीन काल में भी जो है लोगों को भ्रमण करने का बहुत शौक था। उस टाइम पे तो बच्चों जैसे प्लेन, शिप्स, ये सब चीज़ें नहीं थी कि हम दूर का, लेकिन फिर भी लोग उस टाइम पे पैदल चलकर, घोड़ों पर सवार होकर या बैलगाड़ी में भी जो है भ्रमण किया करते थे। रास्ते में कभी कभी उन्हें चोर लुटेरे जो है वो भी लूट लिया करते थे, लेकिन फिर भी जो है बच्चों उन्होंने जो है देश के विकास के लिए ऐसे विभिन्न जगहों पर जाना और संबंध बनाने नहीं छोड़े। देशाटन के बिना मनुष्य सुस्त, निष्क्रिय और उदासीन रहता है। देशाटन में जहाँ एक और मनोरंजन होता है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य लाभ, व्यापार का लाभ, ज्ञान में वृद्धि भी होती है। देशाटन द्वारा बच्चों ने जो कुछ पुस्तकों में पढ़ा है वह प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। देशाटन द्वारा ही हम विभिन्न देशों के लोगों में रहन सहन, संस्कृति इत्यादि का भी ज्ञान होता है। हमें क्या बोला गया है बच्चों, हमें बताया गया है कि कैसे जो है जब हम देश में घूमते हैं तो इससे हमारा सिर्फ जो है हम बाहर से ही चीज़ों को नहीं देख रहे, हम मनोरंजन नहीं कर रहे, हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं बच्चों। हमारा स्वास्थ्य का भी लाभ हो रहा है, व्यापार का लाभ हो रहा है, हमारी ज्ञान में वृद्धि हो रही है। और जब बच्चों जो पुस्तकों में आप पढ़ रहे हैं वो सब चीज़ें जब आप रियल लाइफ में देख पाएंगे तो आपको उससे कितना ज़्यादा जो है सीखने को मिलेगा, ये सब चीज़ें हमें इसमें बताई गई हैं। देशाटन करते समय ही कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी तथा वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए एक छोटे मार्ग का पता लगाया था। देशाटन में जहां लाभ मिलता है वहीं कुछ हानियां भी होती हैं। ध्यान का अपव्यय होता है। कभी कभी अन्य जगहों की जलवायु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होती है। यदि घूमने की आदत पड़ जाती है तो किसी कारणवश मनुष्य न जा पाए तो वह एक स्थान पर रहकर कुछ करने में अपना असमर्थ पाता है। इतना होते हुए भी हम यह कह सकते हैं कि देशाटन से लाभ अधिक और हानियां कम है। हमें क्या बोला गया है बच्चों कि देश में जब जहाँ हमें लाभ मिलता है घूमने में, हमें हानियां भी मिलती हैं कि हमारा जो धन है वो लग रहा है। कई जगह तो जलवायु के से स्वास्थ्य में भी बच्चों हमें थोड़ा बहुत हानि होती है। लेकिन अगर घूमने की आदत पड़ जाए तो किसी कारणवश मनुष्य ना जा पाए तो वह एक स्थान पर रहकर ही बच्चों बहुत ज़्यादा ऊब जाता है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि मनुष्य के जीवन में विभिन्न देशों के भ्रमण का बहुत महत्व है कि बच्चों अगर आप अलग अलग जगह घूमेंगे तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। अतः देशाटन से आप बच्चों भौगोलिक, ऐतिहासिक, पूर्वारंभ संबंधी, सामाजिक, राजनीतिक सभी तरह के आपके ज्ञानों में क्या होगी बच्चों, वृद्धि होगी। हमें विश्व की अनेक प्रकार की वस्तुओं को देख ईश्वर प्रदत्त मानव जीवन का सफल बनाना चाहिए। कि बच्चों हमें ईश्वर ने हमें जो भी चीज़ों का, वस्तुओं को देन दी है उसको देखकर हमें अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। इसके बाद आता है बच्चों हमारा अगला निबंध। अगले निबंध का हमारा नाम है निरक्षरता एक अभिशाप। कि बच्चों निरक्षरता जो है वो एक अभिशाप है। निरक्षरता का मतलब क्या होता है बच्चों? निरक्षरता का सामान्य अर्थ है कि अक्षरों की पहचान तक न होता। जब किसी को अक्षरों की पहचान नहीं होती है, निरक्षर व्यक्ति के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर होता है। निरक्षर व्यक्ति जो होता है बच्चों जिसको अक्षरों की पहचान नहीं है उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर ही होता है।
जो व्यक्ति पढ़ना लिखना एकदम नहीं जानता, अपना नाम तक नहीं पढ़ लिख सकता, सामने लिखी संख्या तक को नहीं पहचान सकता, उसे निरक्षर कहा जाता है। निरक्षर व्यक्ति न तो संसार को जान सकता है, न ही अपने साथ होने वाले लिखित व्यवहार को समझ सकता है, इसीलिए निरक्षर को अभिशाप माना जाता है। हमें क्या बोला गया है बच्चों की जो एक निरक्षर व्यक्ति है, जो ना पढ़ पाता है ना लिख पाता है, जो पढ़ाई में कुछ भी नहीं कर पाता है, वो कैसा है, वो बच्चों हमारा एक अभिशाप के समान है। आज के अर्थात 21वीं सदी में प्रवेश करने वाला ज्ञान विज्ञान के इस प्रगतिशील युग में कोई भी व्यक्ति या देश निरक्षर हो तो एक त्रासदी के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु ये एक तथ्य सत्य है कि स्वतंत्र भारत में शिक्षा का विस्तार हो जाने पर भी भारत के निरक्षरों तथा अनपढ़ों की बहुत अधिक संख्या है। इस बात को भली भांति जानते हुए कि निरक्षर व्यक्ति की तरह तरह की हानियां उठानी पड़ती हैं, उन्हें कई तरह की विषमताओं का शिकार होना पड़ता है, वे लोग साक्षर बनने का प्रयास नहीं करते हैं। यदि हम प्रगति तक तथा विकास कार्यों से प्राप्त हो सकने वाले सकल लाभ का पर्याप्त करना चाहते हैं तो हम सबको साक्षर बनना होगा तथा निरक्षर का सम्मान अपमान समाप्त करना होगा। हमें क्या बोला गया है बच्चों कि 21वीं सदी में भी जो है कई लोग ऐसे हमारे जो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे जो है आज की सदी में भी शिक्षा मिलने पर भी जो है बहुत हमारी जो है देश में अनपढ़ लोगों की संख्या जो है वो बहुत अधिक है। अब हम भली बात जानते हैं कि जो एक व्यक्ति जो हमारा अनपढ़ होता है उसको बहुत तरह की हानियाँ होती हैं, मतलब उसको बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आती, वो प्रयास करता है फिर भी वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाता है, किसी कार्य को जल्दी ख़त्म करने में वो जो है असमर्थ रह जाता है। व्यक्ति स्तर पर भी निरक्षर व्यक्ति को कई तरह से कष्टों का सामना पड़ता है, जैसा मैंने बच्चों भी बताया। वह न तो किसी कार्य को स्वयं कुशल सूक्ष्म जानने वाला पत्र ही लिख सकता है, न ही किसी से प्राप्त पत्र को पढ़ सकता है। निरक्षर व्यक्ति न तो कोई मनी ऑर्डर भेज सकता है, न ही कहीं से आया मनी ऑर्डर अपने हस्ताक्षरों से प्राप्त कर सकता है। ऐसी दोनों स्थितियों में वह ठगा जा सकता है। देहाती निरक्षर से अंगूठे लगवाकर जमींदार व बनिए उनकी जमीनों के टुकड़े तक हड़प चुके हैं, ऐसा अनेकों बार होता देखा गया है। इसीलिए निरक्षरता को अभिशाप माना जाता है। हमें क्या बोला गया है बच्चों की जो हमारे जो ये व्यक्ति हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, उनसे कई बार क्या होता है बच्चों, ना तो किसी को पत्र लिख सकते हैं, ना किसी से आया पत्र पढ़ सकते हैं, ना कहीं पर साइन करके अपने पैसे ले सकते हैं, ना कहीं पर साइन करके पैसे दे सकते हैं। इसी वजह से जो बच्चों ज़मींदार होते हैं उनसे अंगूठा लगाकर उनकी ज़मीन जो है वो भी हड़प लेते हैं। इस निरक्षरता के अभिशाप को मिटाने के लिए आजकल साक्षरता का अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। नगरों, कस्बों व देहातों के लोगों को साक्षर बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अधिकतर निरक्षर लोग मेहनत मजदूरी करने वाले लोग होते हैं, इसीलिए उनके लिए सुबह शाम घरों में के पास पढ़ाई की व्यवस्था की जाती है। गृहिणियों के लिए दोपहर के समय खाली समय में पढ़ लिखने की पाने की मुफ्त व्यवस्था की जाती है। इनके लिए पुस्तक कॉपी भी मुफ्त व्यवस्था की जाती है। यहाँ तक कि घर घर जाकर भी साक्षर बनाने के अभियान चलाए जा रहे हैं। इन सब से लाभ उठाकर हम निरक्षरता के अभिशाप से मुक्ति पा सकते हैं। साक्षर होना या साक्षर बनना आज के युग में आवश्यक है। हमें क्या बोला गया है बच्चों कि आज तो हमारी निरक्षरता को ख़त्म करने के लिए इतने कदम उठाए जा रहे हैं कि लोगों के जो है घरों के पास जो है पढ़ाई के हमारे बच्चों स्कूल खोले जा रहे हैं, सेंटर खोले जा रहे हैं, जिससे वो जो है सुबह शाम अपने घरों के आसपास ही पढ़ सके। अगर मान लीजिए आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो दोपहर के टाइम पे जो गृहिणियाँ हैं जो घर में काम करती है उनके लिए जो है वो हमें मुफ्त व्यवस्था जो है वो दी जा रही है। पुस्तकें तक बच्चों हमें कॉपी पुस्तकें भी हमें फ्री दी जा रही हैं, या फिर घर घर जाकर भी हमें पढ़ाया जा रहा है। तो अब हम निरक्षर से साक्षर बनना हमारे युग की आवश्यकता बन चुकी है। अगले निबंध का टॉपिक है बच्चों हमारा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार क्या होता है बच्चों? भ्रष्टाचार हमारा दो युगों से बना है, भ्रष्ट और आचार से। भ्रष्टाचार का मतलब होता है बच्चों नीच आचरण, मतलब अच्छा आचरण न होना। विकासशील भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या के बाद यदि कोई बड़ी समस्या है कि बच्चों जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उसके अलावा अगर कोई समस्या है तो वो कौन सी है? वेरी गुड स्टूडेंट्स, भ्रष्टाचार है मैम। भ्रष्टाचार यानी ऐसा आचरण जो स्वार्थपरता से शुरू होकर दूसरों के अहित पर समाप्त होता है, कि बच्चों जो हम खुद के लिए सेल्फिश होकर जो कुछ काम करते हैं और जिसमें दूसरों का हम क्या करते हैं? नुकसान कर देते हैं। भ्रष्टाचारी व्यक्ति स्वार्थ में अंधा होकर यह भूल जाता है कि वह अपने कुरीतियों के न जाने कितनों के दिलों को ठेस पहुंचा रहा है और न जाने कितनों की उस श्रेणी में खड़ा है जिसमें वह स्वयं है। आज चारों तरफ एक आवाज सुनाई देती है, पैसा फेंको काम करवा लो। आज के भारतीय मानव ने अपने उस आदर्श को भुला दिया है जिससे अनुसार ठग धन उसके लिए अस्थायी और तुच्छ था।
भ्रष्टाचार आज हर जगह अपने पांव फैला चुका है। चपरासी से लेकर बड़े पद पर बैठा हुआ अधिकारी और नेता इसके सब शिकार हैं। हमें क्या बताया गया है बच्चों कि आज तो इतनी ज़्यादा कुकृतियाँ फैल गई हैं, लोग इतना ज़्यादा एक दूसरे को ठग रहे हैं, नहीं देख रहे हैं कि दूसरे के इंसान को आप कितना दिल को ठेस पहुँचा रहे हैं। आजकल तो सिर्फ क्या रह गया बच्चों, पैसा फेंको और अपना काम करवा लो कि आप जितना पैसा देंगे आपका काम हो जाएगा उतनी जल्दी। धन को ऐसे अस्थायी और तुच्छ रूप से जो है यूज़ किया जा रहा है। परिणाम जो होना था सबके सामने है। मेहनत कर पेट भरने वाले पिस रहे हैं और भ्रष्टाचारी लोग समाज में ऊंचे पदों पर बैठे हैं। जब तक आप रिश्वत नहीं देंगे तब तक आपको छोटे से छोटा कार्य पूरा करने में महीनों लग जाते हैं। कि बच्चों आज के समय में जो इंसान अपनी मेहनत से अपनी रोजी रोटी कर रहा है वो बहुत बच्चों क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। जबकि जो हमारा बच्चों एक भ्रष्टाचारी आदमी है वो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं। रिश्वत नहीं दोगे तो आप छोटे से छोटा कार्य भी अपना नहीं करा सकते, उसको भी कराने में महीने लग जाते हैं। लेकिन रिश्वत का कमाल देखिए, रिश्वत दीजिए और बड़े से बड़ा काम भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, पल भर में खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार का ही परिणाम है निर्माणाधीन भवन मजदूरों की मौत का कारण बन जाते हैं। पुल का उद्घाटन होने से पहले ही उसमें दरार पड़ जाती है। अस्वार्थी लोग रिश्वत का उपहार का नाम देने लगते हैं, किंतु ऐसा उपहार जो स्वार्थ पूर्ति के लिए किया जाए भ्रष्टाचार ही कहलाएगा। योग्य व्यक्ति बेरोजगारों की पंक्ति में खड़ा हुआ है और अयोग्य व्यक्ति मजे से सरकार की कोष खाली कर रहे हैं। क्या बोला गया है बच्चों कि भ्रष्टाचार का ही परिणाम है कि जो आज हमारे कई मजदूर जो है वो उनकी मौत का कारण बनते हैं। और जैसे पुल का उद्घाटन होने से पहले उसमें दरार पड़ जाती है क्योंकि अच्छे से काम किया नहीं है। स्वार्थी लोग बच्चों रिश्वत को उपहार का नाम देने लगे हैं आजकल कि हम तो उपहार दे रहे हैं, वो भी भ्रष्टाचार ही है बच्चों ये हमारा एक तरफ से। आजकल ट्रकों में भी एक कहावत अक्सर लिखी हुई है, 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। क्या यह कहावत आज के भ्रष्टाचारी युग में उचित नहीं है? व्यंग्य में कही गई बात आज सत्य साबित हो रही है। क्या यह कहावत उन नज़रों से नहीं निकली या फिर वे इसे देखना नहीं चाहते जो भ्रष्टाचारी हैं? वे इसका मतलब नहीं समझते या मतलब समझकर भी अनजान है। कारण जो भी हो, उनके बुरे कर्म का नतीजा बेकसूर बालक को भुगतना पड़ रहा है। भारत का नाम विश्व में कलंकित हो रहा है। इसे बुरे काम का असर जन सामान्य से लेकर देश के विकास में भी बाधा उत्पन्न कर रहा है। हमें क्या बोला गया है बच्चों कि आजकल जो हमारे ट्रकों पर कहावत लिखी गई है कि 100 में से 99 तो बेईमान है और फिर भी हमारा भारत महान है, तो ये कितनी ज़्यादा बिल्कुल सत्य है कि हमारा भारत जो है ये व्यंग्य बिल्कुल सत्य है कि लोग इसका मतलब नहीं समझ रहे हैं। समझकर भी कई लोग इसे अनजान बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बुरे कर्म का नतीजा जो है बेकसूर भारत पर भुगतना पड़ रहा है, जो बेकसूर लोग हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। और हमारे भारत नाम का विश्व भी जो है, विश्व में हमारा नाम जो है भारत वो भी कलंकित हो रहा है भ्रष्टाचार की वजह से। भ्रष्टाचार पनपने का सर्वप्रथम कारण ही स्वार्थ है। स्वार्थ के बिना दिखावा इसका प्रधान कारण है। आजकल हर व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए प्रयत्न में यह भूल जाता है कि वह क्या कर रहा है क्या नहीं। इसके अतिरिक्त आज के मानव ने अपनी आवश्यकताओं को इतना अधिक बढ़ा लिया है कि वे इनकी पूर्ति की ओर शोषण करता है। भ्रष्टाचार के लिए वो लोगों को भी उत्तरदायी है जिनको भगवान ने छप्पर फाड़ कर दिया है, लेकिन उन्हें इसका पास संतोष नहीं है। हमें क्या बोला गया है बच्चों? भ्रष्टाचार हमारे जो है किसकी वजह से हो रहा है? जिनके अंदर स्वार्थ है। स्वार्थी लोग जो है अपना स्वार्थ पहले सिद्ध करते हैं और जो श्रेष्ठ लोग हैं जो हमारे स्वार्थ को पीछे रखते हैं वो हमेशा क्या हो जाते हैं बच्चों? पीछे रह जाते हैं। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को इतना अधिक बना लिया है कि वह उसे पूरा करने के लिए और लोगों को कितना ही हानि पहुंचाते हैं, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भ्रष्टाचार पनपने के पीछे दोषी कौन है? क्या रिश्वत लेने वाला या देने वाला या फिर रिश्वत देने के लिए प्रोत्साहित करने वाला? इसके लिए सभी दोषी हैं। क्या बोला गया बच्चों कि रियल जो है वो कल्प्रिट कौन है? कौन है बच्चों दोषी? जो रिश्वत दे रहा है, ले रहा है, या फिर जो सुझाव दे रहा है, जो प्रोत्साहित कर रहा है? बच्चों सभी हमारे जो है भ्रष्टाचार के दोषी है। यदि देने वाला देगा नहीं तो कौन लेगा बच्चों? यदि भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते तो यह हमारी ही कमजोरी है बच्चों। यदि गहराई से सोचा जाए तो किसी न किसी रूप से हम अपने आप को भी उत्तरदायी पाएंगे कि हम भी जो है इस चीज़ को अगर हम कम नहीं कर रहे, हम कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन हम इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कुछ कर भी नहीं रहे हैं। यदि हम भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं तो पहले स्वयं को समझना पड़ेगा, उसके बाद एक ऐसा जन आंदोलन चलाना पड़ेगा जो भ्रष्टाचारियों का समूल नाश कर दे। भ्रष्टाचार को की समाप्ति से ही देश, मानवता और आदर्शों की रक्षा हो सकती है। नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब भ्रष्ट लोग यहाँ तक गिर जाएंगे कि देश को भी बेचकर खा जाएंगे। ऐसी स्थिति आने से पहले हमें सतर्क हो जाना है, अन्यथा पश्चाताप करने के अतिरिक्त हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। समस्त भारतीय जन मासन इस रोग से त्रस्त है, किंतु इस निदान से पहले पहल कर पाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। हमें क्या बोला गया है बच्चों कि जो भ्रष्टाचार है हमें उसे समझना पड़ेगा। हमें स्वयं से जो है ये
जन आंदोलन जो है चलाना पड़ेगा, जिससे जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं वो भ्रष्टाचार करना बंद कर दे। इसी से हमारा देश जो है बच्चों, इसमें हमारे मानवता आदर्शों की रक्षा हो सकती है। और वो दिन दूर नहीं है जब भ्रष्ट लोग यहाँ तक गिर जाएंगे कि हमारे देश को भी बेचकर खा जाए। तो अगर इससे पहले हमें क्या करना होगा बच्चों, हमें निदान होने से पहले ही इस समस्या को जो है समाप्त करना होगा। हाल ही में गांधीवादी विचारक अन्ना जी ने जब इसे दूर करने के लिए लाखों में अलग जमानी शुरू की तो समस्त जन सैलाब सड़कों पर उतरकर उनका साथ देने के लिए खड़ा हो गया। यह उसी बात को सिद्ध करता है कि इस भ्रष्टाचार के त्रस्त तो सभी हैं, किंतु वे इसे दूर करने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। यह सोचने वाली बात है कि हम में से ही किसी न किसी को अन्ना बनकर लोगों की अगुवाई इस भ्रष्टाचार नामक बीमारी से दूर करने के लिए करनी पड़ेगी। क्या बोला गया है बच्चों कि हाल ही में जो गांधी जी जो थे, गांधीवादी विचारक जो थे हमारे अन्ना जी, उन्होंने बच्चों हमें भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए बहुत सी जो है वो क्या करी थी, एक जो है हमारा आंदोलन चलाया था, जिसमें जो है लोग सड़कों पर उतर आए थे। लेकिन वो पूरी तरह से हमारा हो नहीं पाया था और अब लोग जो है दूर का उस चीज़ को करने से दोबारा से साहस नहीं कर पा रहे। लेकिन हम में से ही किसी को जो है दोबारा से एक अन्ना बनना होगा और इस भ्रष्टाचार नामक बीमारी को दूर करना होगा। अब बच्चों अगला निबंध है हमारा, परहित सरसी धर्म नहीं भाई। अब बच्चों इसमें हमारा, चलिए इस निबंध को शुरू करते हैं। मनुष्य तभी इंसान बनता जब वह अहम के धरातल से ऊपर उठकर पर के धरातल पर आ जाए। कि बच्चों जब हम खुद के बारे में न सोचकर दूसरों के बारे में सोचे तभी हम इंसान बनते हैं। मनुष्य से मानव जाति की सच्ची सेवा करने वाला ही संवेदनशील मानव है। स्वार्थ भावना से ऊपर उठकर दूसरों की सेवा करना ही जिसका सर्वोपरि धर्म है वह मनुष्य कहलाता है। कि बच्चों जो दूसरों के बारे में न सोचकर, अपने बारे में न सोचकर दूसरों के बारे में सोचता है वही हमारा क्या हो, मनुष्य कहलाता है। मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। हमें क्या बोला गया बच्चों कि वही एक अच्छा मनुष्य है जो दूसरे मनुष्य के लिए अपने प्राणों की चिंता ना करे। मैथिलीपूर्ण गुप्त ने एक ही पंक्ति में प्रहित की भावना को भर दिया है। तन मन धन से सब कुछ मानवता हेतु अर्पित कर देना ही सबसे बड़ा पुण्य है और मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। क्या बोला गया है बच्चों कि हम अगर अपनी मानवता के लिए हर चीज का पुण्य कर सकते हैं तो वही हमारी मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। रहीम जी ने बड़ा सुंदर कहा है, यो रहीम सुख होत है उपकारी के अंग, बाटन बोर को लागे जो मेहंदी के रंग। क्या बताया गया है बच्चों, हमें बताया गया है इस पंक्ति के माध्यम से हमें बताया गया है कि वृक्ष फलों से लदकर झुक जाते हैं, जैसे अपने फलों को रिधानत होकर बांटने का तत्पर हो। नदियाँ पानी लिए दूर दूर तक रास्ता नापती हैं, क्यों हमने देखा है, संसार का किसके लिए, संसार का कल्याण करने के लिए। धरती माँ सब कुछ दे देती है, सहती है, फिर भी माँ की तरह हम सबको पालती है बच्चों। धरती माँ किसके लिए, शाम शामला बनकर हम सब पर सब कुछ लुटाने को वो तत्पर रहती हैं। सूर्य की गर्मी और चंद्रमा की शीतल बिना भेदभाव निस्वार्थ भाव से हम सबकी सेवा में क्या है, तल्लीन है बच्चों। बादल बरसते हैं, हवा चलती है, सभी प्रत्युपकार में कुछ मांगा इन्होंने, कुछ भी नहीं मांगा बच्चों। यही तो निस्वार्थ सेवा है इनकी। हमारी परंपरा रही है कि हम हमेशा दूसरों के सुख की कल्पना करते हैं। इसका निर्माण है ऋषि मुनियों का यह कथन कि बच्चों हमारी परंपरा क्या रही है कि हम हमेशा जो है हम दूसरों के सुख की कल्पना करते हैं। सर्वभवतु सुखीन सर्व संतु निर्मया, मतलब मानवता का उद्देश्य है, एक मानव जाति की सार्थकता केवल इसी में है जब हम सदैव अपना नहीं दूसरों का कल्याण देखें और बदले में कुछ चाहे नहीं। किसी की सहायता देकर वापसी की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। संसार इसी पर टिका है। वर्तमान परिस्थितियों में बहुत ज़रूरी हो गया है कि समाज और देश के दायरे में से भी बाहर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के हित के बारे में सोचे और ऐसा कार्य करे जिसके समस्त संसार उन्नत हो, आगे बढ़े। हमें क्या बोला गया बच्चों कि मानवता का हमारा उद्देश्य क्या है कि मानव जाति जो है वो सार्थकता केवल उसी में है कि वो सदैव जो है दूसरों के कल्याण के बारे में सोचे, अपने बारे में। और अगर दूसरों के बारे में सोचे तो आप वापसी में अगर ये ना सोचे कि अगर मैंने इसके लिए कुछ किया तो ये भी अब मेरे लिए कुछ करेगा, ये भावना आपके अंदर जो है नहीं होनी चाहिए। प्रकृति हमारी प्रेरणा स्रोत होती है। कुछ देने और कुछ करने की संभावना ही हमें एक शक्ति भर देती है। मन में जोश का प्रचार होता है और विभिन्न मानसिक तनावों से मुक्ति मिलती है। तुलसीदास जी ने कहा है, क्या बोला गया है बच्चों की प्रकृति जो है वो हमारा प्रेरणा स्रोत है, सब चीज़ें हमें देती है बिना निस्वार्थ भाव से। और तुलसीदास जी ने भी कहा है, प्रहित सरसी धर्म नहीं भाई। अब अगला निबंध है बच्चों हमारा, बाल श्रमिक एक जटिल समस्या। कि बच्चों जो बालक जो है जो हमारे काम करते हैं वो हमारी क्या है बच्चों, एक बहुत जटिल समस्या है।
हमारा देश एक विशाल देश है। देश ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। विकास के आधुनिक दौड़ में हम अन्य देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, परंतु इनकी सफलता के बाद भी जनसंख्या वृद्धि, जातिवाद, भाषावाद, बेरोजगारी, महंगाई आदि अनेक समस्याएं हैं जिनका निदान नहीं हो सकता। अभी तो उनकी जड़ें और गहरी होती चली जा रही हैं। बाल श्रम भी ऐसी एक समस्या है जो धीरे धीरे अपना विस्तार ले रही है। हमें क्या बोला गया है बच्चों कि हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद हमारे देश ने बहुत ज़्यादा अपना नाम जो है कीर्तिमान स्थापित किया है। बड़े बड़े देशों के साथ हम कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी समस्याएं हमारे देश में जो और ज़्यादा कम होने की बजाय गहरी होती जा रही है। उनमें से एक समस्या बच्चों हमारी बाल श्रम की, जो धीरे धीरे विस्तार ले रही है। इस समस्या का जन्म प्राय पारिवारिक निर्धनता से होता है कि जो मतलब बच्चों जिनका परिवार जो है वो गरीब होता है। हमारे देश में आज करोड़ों की समस्या में ऐसे लोग हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भरपेट रोटी भी बड़ी कठिनाई और बड़े परिश्रम के बाद प्राप्त होता है। उनका जीवन अभावों से ग्रस्त रहता है। इन परिस्थितियों में उन्हें अपने बच्चों के भरण पोषण में अत्यंत कठिनाई उठानी पड़ती है। जब परिस्थितियां अत्यधिक प्रतिकूल हो जाती है तो उन्हें विवश होकर अपने बच्चों को काम धंधे अर्थात किसी रोजगार में लगाना पड़ता है। हमें क्या बोला गया है बच्चों कि हमारे देश में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा गरीबी में अपना जीवन यापन करते हैं और फिर भी जब उन्हें भरपेट रोटी नहीं मिलती है तो उन्हें मजबूरी में, विवशता में बच्चों अपने बच्चों को जो है काम धंधे रोजगार में लगाना पड़ता है। इस प्रकार ये बच्चे असमय ही एक श्रमिक जीवन बिताने लगते हैं कि बच्चों बिना समय के ये बच्चे कैसे बन जाते हैं, बच्चों श्रमिक बन जाते हैं, जिससे इनका विकास जो है बच्चों वो अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। निम्नलिखित पंक्तियों में बाल श्रमिकों की समस्या हमें झलक दिखाई गई है बच्चों। अभी तो तेरे पंख उगे थे, अभी तो तुझको उड़ना था, जिन हाथों में कलम शोभती उनमें कुदाल क्यों पकड़ना था, मुख बदरी पूरा समाज है उसे तो चुप ही रहना था। क्या बोला गया है बच्चों कि अभी तो तुम्हारे पंख जो है वो आए थे, अभी तो तुम्हें उड़ना था, तुम्हारे हाथ में तो कलम अच्छी लगती, उनमें कुदाल तुमने क्यों पकड़ना था। देश में लगभग 6 करोड़ से भी अधिक बाल श्रमिक है, जिनमें से लगभग 2 करोड़ से भी अधिक लड़कियां हैं। क्या बोला है बच्चों, हमें 6 करोड़ जो है लोग, हमारे बच्चे जो है वो काम करते हैं, उनमें से 2 करोड़ से भी अधिक बच्चों कौन है, लड़कियां हैं। देश में श्रमिक के रूप में काम कर रहे 5 से 12 वर्ष तक के बालक बाल श्रमिक श्रेणी में के अंतर्गत आते हैं। ये बाल श्रमिक देश के सभी भागों में छुटपुट रूप से विद्यमान है। देश के कुछ राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड आदि में इन श्रमिकों की संख्या अधिक है। कि बच्चों ये जो हमारे देश के राज्य, यहाँ पे जो 5 से 12 साल के वर्ष के जो बच्चे हैं, बाल श्रमिक हैं, इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। देश में बढ़ती हुई बाल श्रमिकों की संख्या देश के लिए चिंता का मुख्य विषय बनी हुई है। यदि समय रहते हुए इनको नियंत्रण नहीं लिया गया तो इसका परिणाम घातक हो सकते हैं। हमारी सरकार ने बाल श्रम को अपराध घोषित कर दिया है, परंतु समस्या की जड़ तक पहुंचने बिना इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। तो यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम इनके मूल कारणों को समझे व फिर इन्हें दूर करने का प्रयास करें। बाल श्रम की समस्या का मूल कारण है निर्धनता और शिक्षा। जब तक देश की भुखमरी रहेगी तथा देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षित नहीं होगा, तब तक यह समस्या बनी रहेगी। हमें क्या बोला गया है बच्चों कि देश में बाल श्रमिकों की संख्या जो है ये बढ़ रही है। हमें सबसे पहले इसके मूल कारण मतलब इसकी जड़ पे जाना होगा, इसकी जड़ को समझना होगा, उसके बाद ही हम कुछ कदम उठा सकते हैं। और ये किस वजह से हो रहा है बच्चों, जो गरीब लोग हैं और जिनमें शिक्षा का अभाव है, उसी वजह से बच्चों ये समस्या जो है हमारी, अगर इन चीज़ों पर समाप्त नहीं हुआ तो ये समस्या हमारी ऐसे ही बनी रहेगी। देश में बाल श्रमिक की समस्या के समाधान के लिए प्रशासनिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सभी स्तरों पर बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना सबसे ज़्यादा हमारा आवश्यक है। यह आवश्यक है कि देश के लिए कुछ विशिष्ट योजनाएं हमारी बनाई जाएं तथा कार्यान्वित किए जाएं, जिससे लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें और लोगों के बच्चों को श्रम और जाने पर विवश न करना पड़े। कि बच्चों जो उनके माता पिता हैं, हम उन्हें ऐसा कुछ रोजगार दे जिससे उनको जो है खाने पीने में जो है कठिनाई ना हो और उनके बच्चों को जो है बच्चों काम पर ना जाना पड़े मजबूरी में। प्रशासनिक स्तर पर सख्त से सख्त निर्देशों की आवश्यकता है जिससे बाल श्रम को रोका जा सके। कि बच्चों बाल श्रमिकों को कहीं लगाना ही नहीं चाहिए, हमें कड़े ऐसे नियम बनाने चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पर बाल श्रमिकों की समस्या का निदान हमारा नैतिक दायित्व है, इसे प्रति हमें जागरूक होना चाहिए तथा विरोध में सदैव आगे रहना चाहिए। हमें इसका विरोध करना चाहिए बच्चों और इसका विरोध करते वक्त हमें हमेशा आगे रहना चाहिए। हमें विश्वास है कि हमारे प्रयास सार्थक होंगे और बाल श्रमिकों की समस्या का उन्मूलन हो सकेगा। राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की व्यवस्था जन्म लेगी जिससे किसी बालक का अपना बचपन नहीं खोना पड़ेगा। सभी सच्चे वास्तविक रूप में बढ़ सकेंगे और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, कर देश को गौरवान्वित
करेंगे। कानून को और सख्त बनाने की आवश्यकता है ताकि कोई भी व्यक्ति इस कुप्रथा को बढ़ावा न दे सके। बाल श्रमिकों की समस्या के निदान के लिए सामाजिक क्रांति आवश्यक है ताकि लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए देशों के इन भावी निर्माताओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह ना लगा सके। हमें क्या बोला गया है बच्चों कि जो हमारे विश्वास रखना होगा हमें कि बच्चों जो बाल श्रमिकों की समस्या है इसके लिए हमें कठोर से कठोर कदम उठाने होंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ें कर रहा है तो हमें उसे रोकना होगा बच्चों, उसके खिलाफ हमें कदम उठाने होंगे। और अगर हम शिक्षा ग्रहण करवाएंगे लोगों को तो ये हमारे देश का नाम जो है वो और ज़्यादा गौरवान्वित करेंगे और हमारे देश में इन भावी निर्माताओं के भविष्य पर जो है प्रश्न चिन्ह कोई नहीं लगा पाएगा। उम्मीद है आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आप ऐसे ही इन निबंधों को जो है इन निबंध के विषयों को अपनी पुस्तक में लिखने का प्रयास कीजिए।